और चलिए इसी बीच आपको लिए चलते हैं करौली के रत्न 2025, जिसका भव्य आयोजन आज करौली में किया जा रहा है। आपके घर पे सुनवाई के लिए जो भी लोग आते हैं, पहले उनको चाय नाश्ता मिलता है, खाना मिलता है, उसके बाद तसल्ली से उनकी बात सुनी जाती है और फिर उनका समाधान किया जाता है। जो भी लोग आते हैं उनकी पूरी एंट्री होती है और आपका पूरा दफ्तर इस काम को देखता है। तो ऐसे आम जनता से जुड़े हुए और दिन रात आम जनता की चिंता करने वाले महानुभाव आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। तो इस कार्यक्रम की सार्थकता और बढ़ जाती है, क्योंकि आज हम यहाँ उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, परमार्थ के क्षेत्र में अपने से पहले दूसरों को रखकर कुछ ना कुछ करते रहे हैं, समाज में बदलाव लाने का प्रयास करते रहे हैं। उन लोगों को आज यहाँ सम्मानित किया जाना है। इसी तरह हमारे साथ आपके करौली शहर के विधायक दर्शन सिंह जी हैं। उनका जुड़ाव आप सबको मालूम है, उनकी उपलब्धता आपको मालूम है, 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। हंसराज जी सपोटरा विधायक, पूरे इलाके में जो भी कठिनाइयां हैं, बहुत ही दुरूह इलाका है आपका इलाका, खास तौर पे बहुत ही दुरूह इलाका है, आने जाने के साधन भी अच्छे से नहीं हैं। वहाँ कैसे आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाना है और फिर उनका समाधान कराना है, उसमें निरंतर जुटे रहते हैं। राजा राम जी गुजर आपके लिए जाना पहचाना नाम है, पहले आपके सभापति रहे नगर परिषद के और अब भी निरंतर सेवा के काम से जुड़े हुए हैं। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से विस्थापित आते हैं या शरणार्थी आते हैं, उनको वापस पुनर्वासित करने में आप काफ़ी अच्छा काम जयपुर में कर रहे हैं। हमारे बीच आपके लोकप्रिय जिला कलेक्टर नीलाभ जी भी हैं। मैं हैरानी कर रहा था कि करौली जैसे ज़िले में, क्योंकि आमतौर पर प्रशासनिक हलकों में सोचते हैं कि करौली जैसे ज़िले में 1 साल कोई काट ले तो बहुत बड़ी बात है, तो 2 साल से लगभग 2 साल होने को है नीलाभ जी यहाँ काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर में भी आपकी जो रिपोर्ट आती है या जो प्रशासनिक बैठकें होती हैं मुख्य सचिव के स्तर पे, मुख्यमंत्री के स्तर पे, उनमें आपकी तारीफ होती है, तो आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। और लोकेश सोनवाल आपके हरफन मौला शहर कप्तान हैं। इनके आने के बाद आपने देखा होगा क्राइम रेट में भी अच्छी खासी कमी आई है और जो उलझे से उलझे केसेस थे वो भी खुल गए हैं। अभी मंत्री जी के साथ सर्किट हाउस में बैठ के बात हो रही थी, तो काफ़ी, चाहे कोई डबल मर्डर का केस था, चाहे कोई और दूसरे केस थे, अपहरण के थे, दूसरे थे जो कई समय से नहीं खुल रहे थे, वो आपने लग करके उनको खोलने का काम किया है और बहुत कम समय में एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया कि आम जनता को लगता है कि पुलिस से कोई काम है या पुलिस से संबंधित कोई मसला तो हम सीधे एसपी तक जा सकते हैं। तो आपका भी स्वागत है। हमारे सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह जी भी यहाँ हैं। आप दिन रात जो सबसे पहले सबसे प्रामाणिक खबरें देखते हैं, उसको सारे काम को यही संचालित करते हैं। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में जिन लोगों ने सम्मानित होना है, और यूसुफ भाई जिन्होंने अभी इतना सुरीला प्रेजेंटेशन आपके सामने दिया, आप सबका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और करौली के गणमान्य नागरिकगण भाइयों बहनों में आप सबका स्वागत करता हूं। करौली मैं मानता हूं कि एक जिला नहीं है सिर्फ, बल्कि ये राजस्थान की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक आत्मा है। चाहे यहाँ कैला देवी का मंदिर ले लें, चाहे मदन मोहन जी का मंदिर ले लें, महावीर जी ले लें, करौली पैलेस ले लें, इतने ऐतिहासिक धरोहर और आस्था के केंद्र यहाँ पे मौजूद हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक छोटा सा जिला, लेकिन इतना आकर्षण, इतना कुछ यहाँ मौजूद है। तो इन सब को देखते हुए और ख़ास तौर पे जो मंडरायल का इलाका है, जहाँ पे काली सिंध नदी का जो रिवर बेड है, वहाँ पे टाइगर सफारी या दूसरी जंगल सफारी का इतना पोटेंशियल है, चंबल की घड़ियाल सेंचुरी का इतना पोटेंशियल है, उन सबको देखते हुए मैं नहीं समझता कि आने वाले समय में यहाँ पर्यटन की कोई कमी होगी। जिस तरह की नीतियाँ राज्य सरकार इस समय बना रही है, ख़ासतौर पे विकसित राजस्थान 2047 का जो विज़न डॉक्यूमेंट है, और उसमें जो पर्यटन का चैप्टर शामिल किया गया है, उसमें एक बात कही गई है, लेसर नोन डेस्टिनेशंस, यानी वो क्षेत्र या वो आकर्षण जो कि जनता उनको कम जानती है, लेसर नोन डेस्टिनेशंस को आगे लाने का। तो अभी मैं आपसे हंसराज जी से ये बात कर रहा था कि ये आने वाले समय में पर्यटन के आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला आपका
चाहे वो सफारी की बात हो, चाहे वो घड़ियाल सेंचुरी की बात हो, चाहे वो जो काली सिंध नदी के टापू हैं उन टापुओं पर कोई आयोजन होने की बात हो, तो ये सब चीज़ें आने वाले समय में यहाँ देखने में आएंगी। कालांतर में यहाँ शहर में पानी की समस्या रही, पीने के पानी की समस्या भी रही, खेती की भी समस्या रही, लेकिन भजनलाल सरकार में जो सबसे पहला काम हुआ था वो था ईआरसीपी का जो समझौता बरसों से अटका हुआ था मध्य प्रदेश के साथ में, वो समझौता हो गया और ईआरसीपी का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी करौली जिला होने वाला है। चाहे वो पांचना बांध हो, चाहे वो काली सिंध की बात हो, और जो आपकी चंबल, करौली, सवाई माधोपुर पेयजल परियोजना है उसमें बहुत बड़े काम अभी हाथ में ले लिए गए हैं। इसके अलावा एक बात और अच्छी है कि अब करौली ज़िले पे सरकार की नज़र आ गई है, नज़र पड़ गई है, और आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि खुद जवाहर सिंह जी बेढ़म आपके करौली ज़िले के प्रभारी मंत्री हैं, और ये आपको मालूम ही है कि ये मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के बाल सखा भी कह सकते हैं, सहयोगी भी कह सकते हैं, वो सब भी हैं। कहने को तो मन करता है कि ये और मुख्यमंत्री जैसा कृष्ण और बलराम का रिश्ता था वैसा ही रिश्ता बेढ़म साहब का और मुख्यमंत्री जी का है। आयु का भी वैसा ही अंतर है, 1 साल के आसपास का आयु का अंतर है, लेकिन उस कृष्ण बलराम की जोड़ी ने अगर ये सोच लिया है कि करौली को ऊपर उठाना है और ये प्रभारी मंत्री बन गए हैं, तो मैं समझता हूँ आने वाला समय करौली के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और मंत्री जी को मैं अभी देख रहा था यहाँ करौली के सर्किट हाउस में जिस तरह बैठ करके आम जनता की सुनवाई कर रहे थे, एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को जिस तरह से डायरेक्शंस दे रहे थे, तो इतना गहरे तक घुसे हुए हैं कि कई बार लगता है मुझे दीग वाले या भरतपुर वाले कहते होंगे कि साहब इधर कम जाया करो आप, क्योंकि आपका रुझान यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। और आज के जो कार्यक्रम की बात है, तो इस कार्यक्रम में हमने कोशिश की है कि हम उन लोगों को सामने लाएं जिन्होंने अपने से पहले दूसरों को आगे रखा, स्व से पहले परमार्थ को आगे रखा, समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करी। उन लोगों को हमने यहाँ चिन्हित किया है। आज उन लोगों को यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा, आज उन लोगों को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। उनको देख करके हमारा ऐसा मानना है कि और लोग भी प्रेरित होंगे, और बाहर भी जो हमारे टीवी चैनल के माध्यम से, हमारे अखबारों के माध्यम से इनकी जानकारी पहुँचेगी, तो और लोग भी इस तरह के अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होंगे। एक और आपने नई शुरुआत देखी होगी, आज हमने यहाँ अतिथियों का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से नहीं किया बल्कि पेड़ों से किया, पौधों से किया। तो हम भी ये चाहते हैं कि आपके यहाँ तो वन क्षेत्र काफ़ी है, 38-40% वन क्षेत्र है आपके यहाँ, इसको और बढ़ाएं हम, पर्यावरण को और बेहतर बनाएं हम। तो केवल साधारण पेड़ नहीं बल्कि फलदार पेड़ों की संख्या में भी इजाफा करें, ख़ास तौर पे जो गरीब और पिछड़े इलाके के लोग हैं उनके क्षेत्रों में, आंगनवाड़ी के क्षेत्रों में, स्कूलों में बाउंड्रियाँ सब जगह बनी हुई हैं, उसमें कोई चिकित्सालय है, कोई नर्सिंग होम है, उसके अंदर हम फलदार पौधे लगाएं ताकि आने वाले 2-3 साल में उस पर जो फल आएंगे उसका लाभ कमज़ोर और गरीब और पिछड़े लोगों को भी मिल सकेगा। तो ये कुछ ऐसी खास पहल थी। इसी तरह से 18 से 35 साल तक के युवाओं के लिए एक हमने कार्यक्रम निकाला है, यूथ आइकन ऑफ द मंथ। आपके यहाँ भी अगर कोई 18 से 35 साल का युवा युवती अगर समाज सेवा के काम में है और उसने समाज में बदलाव लाने का काम किया है, उसका प्रस्ताव यदि हमें मिलता है, तो हर महीने हम एक यूथ आइकन ऑफ द मंथ घोषित करते हैं, उसको एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देते हैं पुरस्कार के रूप में, उसका इंटरव्यू करते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, और मुझे अच्छा लगा कि आप सब ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए समय निकाला, और आप सब लोग भी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।